अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप दैट यू ऑल आर डूइंग वेल। लास्ट क्लास में सर हमने इंटरनल इन्वायरमेंट एनालिसिस का एरिया स्टार्ट किया था और इंटरनल इन्वायरमेंट एनालिसिस के अंदर हमने स्ट्रेटेजिक कॉम्पिटेंसेस यानी कि रिसोर्सेज एंड कॉम्पिटेंसेस को डिस्कस किया था इन डिटेल और ये देखा था कि ये रिसोर्सेज एंड कॉम्पिटेंसेस किस तरह से हमारी स्ट्रेंथ या वीकनेसेस हो सकती हैं। आज की क्लास में हम एक ऐसा इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं कि जो बेसिकली ये जो पूरी बिज़नेस है ना उसकी मैं कहता हूँ कि मदर है। वो क्या है सर, किस तरह से हमने कस्टमर के जेब से पैसे निकलवाने हैं। ये जो पैसे निकलवाने के लिए जो तरीका है ना वो आज की हम क्लास में देखेंगे। देखें, बहुत सिंपल सी बात है कि जो कस्टमर है ना ये होता है बड़ा चालाक और ये आपको जो पैसे देगा ना ये उतने ही देगा जितने उसको बेनिफिट्स मिल रहे हैं और आप जो भी सर्विस या प्रोडक्ट उसको प्रोवाइड कर रहे हो ये उसको इवैल्यूएट करेगा और देखेगा कि उससे इसको कितने बेनिफिट मिल रहे हैं और उस बेनिफिट्स की कोई एक रेंज होगी, उस रेंज के अंदर ही कीमत होनी चाहिए, प्राइस होनी चाहिए। तो अगर आपको उससे पैसे निकलवाने हैं तो आपको क्या करना होगा, आपको इस वैल्यू यानी बेनिफिट और प्राइस इसके दरमियान एक बैलेंस क्रिएट करना होगा। और जहाँ आपने ये बैलेंस क्रिएट कर लिया ना वहाँ बिंगो, आपके हाथ में फार्मूला आ गया। अब कोई कस्टमर कितने से कितना कंजूस ही क्यों ना हो, कितने से कितना चूज़ी क्यों ना हो, जिसके सबसे ज़्यादा शशके हो, आप उन दोनों से पैसे निकलवा लेंगे। क्यों? क्योंकि आप उसको उसकी मन चाहिए, उसकी रिक्वायर्ड वैल्यू डिलीवर कर रहे हैं और वो वैल्यू के बदले आपको पैसे देने के लिए तैयार हो जाएगा। अच्छा, अभी अगर वैल्यू की बात करूँ तो बेसिकली ये वैल्यू होती क्या है? ये वैल्यू हर वो बेनिफिट है। अब ये बेनिफिट दो तरह से हो सकते हैं। एक तो बेनिफिट ये हो सकता है कि आप उसको जो प्रोडक्ट या सर्विस दे रहे हैं वो बाकी जितने भी राइवल्स हैं आपके उससे कम कीमत में दें, तो आप उसको कॉस्ट एडवांटेज दे रहे हैं, कॉस्ट बेनिफिट दे रहे हैं। और दूसरी जो वैल्यू का एस्पेक्ट है वो है क्वालिटी के एतबार से, यानी कि हम जिसको कहते हैं क्वालिटी एडवांटेज। और क्वालिटी एडवांटेज वो किस तरह से होता है कि आपका जो प्रोडक्ट या सर्विस है वो बाकी सारे राइवल्स के मुकाबले में कोई एक ऐसा फीचर या कोई एक ऐसी डिज़ाइन, कोई भी ऐसी चीज़ प्रोवाइड कर रहा है कि जो बाकी लोगों से अलहदा है, आपको नुमाया करके सामने लाती है और कस्टमर उसको वैल्यू भी करता है। कोई ऐसी चीज़ जो आप बिल्कुल अलग कर रहे हैं लेकिन कस्टमर के किसी काम की नहीं है, तो कोई वैल्यू प्रोवाइड नहीं कर रही उसको, वो आपको एक फूटी कौड़ी भी नहीं देगा। तो ये दो तरीके होते हैं बेसिकली जिससे आप कस्टमर को वैल्यू या बेनिफिट डिलीवर करते हैं और उसके बदले में वो पैसे देने के लिए आपको तैयार हो जाता है। अब जो मॉडल हम यूज़ करते हैं इस पूरे एरिया को, इस वैल्यू की जो कंपोजिशन हम बनाते हैं वैल्यू की और प्राइस की, उसके लिए जो मॉडल यूज़ होता है वो होता है पोर्टर्स वैल्यू चेन एनालिसिस। अब पोर्टर वैल्यू चेन एनालिसिस पे जाने से पहले हम कुछ और चीज़ों को समझते हैं ताकि पोर्टर वैल्यू चेन एनालिसिस हमें और अच्छे से समझ आ सके। तो सबसे पहली आती है चीज़ वैल्यू एक्टिविटी। वैल्यू तो हमने समझ ली, उसके बाद आती है वैल्यू एक्टिविटी। वैल्यू एक्टिविटी का मतलब होता है हर वो एक्टिविटी, हर वो काम या हर वो प्रोसेस जो आप करते हैं उसकी वजह से आपके प्रोडक्ट या सर्विसेज में वैल्यू क्रिएट होती है, वैल्यू ऐड होती है और कस्टमर उसके बदले में आपको पैसे देने के लिए तैयार हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब एक कस्टमर है जो बाहर से जाकर लेदर ख़रीदता है और ये लेदर $10 का उसने ख़रीदा। अब यही लेदर आपने ख़रीदा, उसको प्रोसेस किया और उसको लेदर बेल्ट बनाकर कस्टमर को बेचा और ये आपने उसको लेट से $50 में बेच दिया। तो अब यहाँ पर ये जो आपने प्रोसेस किया लेदर को इनटू लेदर बेल्ट, बेसिकली ये आपने एक वैल्यू एक्टिविटी परफॉर्म की और उसके अंदर वैल्यू ऐड की कितनी, $40 की, और कस्टमर के सामने पेश किया। कस्टमर के लिए ये बेनिफिट था क्योंकि वो लेदर के बजाय अब उसको लेदर बेल्ट मिल रहा है जिसको वो यूज़ कर सकता है, वो तैयार हो जाएगा आपको वो $50 पे करने के लिए। तो बेसिकली वैल्यू एक्टिविटी हर वो काम है जिसके थ्रू हम अपने प्रोडक्ट या सर्विस के अंदर वैल्यू ऐड करते हैं जो कस्टमर को चाहिए होती है। नेक्स्ट हमारे पास आता है वैल्यू चेन। देखिए, वैल्यू चेन किस तरह बनती है। जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन कोई सर्विस या कोई प्रोडक्ट प्रोवाइड करती है ना, तो वो सर्विस और प्रोडक्ट काफ़ी सारे स्टेजेस से होकर गुजरती है ताकि एक फाइनल प्रोडक्ट बना सके। अब ये जो स्टेजेस होते हैं, हर स्टेज कोई ना कोई एतबार से, किसी ना किसी लिहाज से उस प्रोडक्ट या सर्विस के अंदर कंट्रीब्यूट करता है इन टर्म्स ऑफ वैल्यू। यानी एक स्टेज का आउटपुट दूसरे स्टेज के लिए इनपुट बनता है, वो उसके अंदर कुछ वैल्यू ऐड करता है, फिर तीसरे स्टेज के लिए वो इनपुट बनता है, उसके अंदर मज़ीद वैल्यू ऐड होती है, एंड सो ऑन सो फोर्थ, ताकि एंड प्रोडक्ट बन सके जिसके अंदर सारी की सारी वैल्यू एक ऑर्गेनाइजेशन ने जो ऐड की है वो वहाँ पर कंबाइन होती है।
तो वैल्यू चेन बनती है पूरी उन स्टेजेस के थ्रू, और यही वैल्यू चेन को हमने इस मॉडल के अंदर पढ़ना है। तो पोर्टर साहब ने क्या किया, पोर्टर साहब ने इस वैल्यू चेन को समझाने के लिए इन वैल्यू एक्टिविटीज़ को बेसिकली दो ब्रॉडर कैटेगरीज में ब्रेक कर दिया। दो ब्रॉडर कैटेगरीज, जिसमें उन्होंने एक कैटेगरी बनाई प्राइमरी एक्टिविटीज़ की और दूसरी कैटेगरी बनाई सपोर्ट एक्टिविटीज़ की। ये प्राइमरी एक्टिविटीज़ वो एक्टिविटीज़ है जो कि स्पेसिफिकली किसी एक स्टेज से रिलेट करती है, यानी जिस तरह हमने बात की कि डिफरेंट स्टेजेस से होकर प्रोडक्ट या सर्विस गुजरती है, तो कोई एक स्टेज बनाया जो प्राइमरी स्टेज है जहाँ पर प्रोडक्ट में वैल्यू ऐड होती है। हमारे पास टोटल 5 प्राइमरी एक्टिविटीज़ की कैटेगरी बनाई है पोर्टर साहब ने, जिसको हम आगे पढ़ते हैं। और इसी तरह सपोर्ट एक्टिविटीज़ बनाई जो कि आपकी तमाम प्राइमरी एक्टिविटीज़ को सपोर्ट कर रही होती है फॉर प्रोवाइडिंग द वैल्यू दैट फॉर विच कस्टमर एग्रीज टू पे। कौन कौन सी एक्टिविटीज़ है बात करते हैं। देखिए, हमारे पास सबसे पहले आती है इनबाउंड लॉजिस्टिक्स, फिर उसके बाद हमारे पास ऑपरेशन, आउटबाउंड लॉजिस्टिक, देन वी हैव मार्केटिंग एंड सेल्स, एंड एट द एंड वी हैव आफ्टर सेल्स सर्विसेज। ये हमारी वो प्राइमरी एक्टिविटीज़ है जो डायरेक्टली किसी ना किसी तरह से एक प्रोडक्ट में वैल्यू क्रिएट करती हैं। और साथ ही साथ हमारे पास कुछ सपोर्टिंग एक्टिविटीज़ हैं विच आर प्रोक्योरमेंट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, टेक्नोलॉजी एंड फर्म इंफ्रास्ट्रक्चर। ये वो सपोर्टिंग एक्टिविटीज़ है जो तमाम प्राइमरी एक्टिविटीज़ को हेल्प करती हैं, सपोर्ट करती हैं, ताकि वो अच्छे तरीके से वैल्यू ऐड कर सकें। और अल्टीमेटली इससे होगा क्या, जितनी ज़्यादा वैल्यू होगी उतना ज़्यादा आप कस्टमर से पैसे निकलवा सकते हैं। तो एक एक करके हर एक एक्टिविटी को समझते हैं, हर एक स्टेज को समझते हैं, ताकि एग्ज़ाम में जब हमारे पास सिनेरियो आए तो हम उसमें से हर उस बात को जो स्पेसिफिक जिस स्टेज से रिलेट करती है, जिस एक्टिविटी से स्टेज रिलेट करती है, हम उसको उससे लिंक कर सकें। तो हम स्टार्ट करते हैं प्राइमरी एक्टिविटीज़। सब प्राइमरी एक्टिविटीज़ को समझते हैं। प्राइमरी एक्टिविटीज़ में जो सबसे पहले हमारे पास आता है वो है इनबाउंड लॉजिस्टिक्स। अच्छा, इनबाउंड लॉजिस्टिक का मतलब क्या है? तो जब आपने सप्लायर से अपना जो मटेरियल है जो कि एज एन इनपुट यूज़ होगा ताकि आप उससे फाइनल प्रोडक्ट बना सकें, वो जब आपने ख़रीद लिया, ख़रीदने के बाद से अपने वेयर हाउस में लाने और वेयर हाउस में किस तरह इसको स्टोर करेंगे और किस तरह इसको हैंडल करेंगे, ये जो तमाम एक्टिविटीज़ हैं, ये तमाम एक्टिविटीज़ इनबाउंड लॉजिस्टिक्स में फॉल करती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप कौन से ट्रक्स या कौन से इक्विपमेंट यूज़ करते हैं मटेरियल को सप्लायर के पास से अपने वेयर हाउस पे लाने के लिए, कौन से रूट्स यूज़ करते हैं ताकि जल्दी से जल्दी और कम कॉस्ट में आपके पास मटेरियल आ जाए। इसके अलावा अगर आपके जो गुड्स हैं वो अगर पेरिशेबल नेचर के हैं तो आप कितना सोफिस्टिकेटेडली उसको पैकिंग करते हैं, उसको कैरी करके अपने वेयर हाउस तक लाते हैं ताकि वो रास्ते में ना ख़राब हो, ना कोई डैमेज हो, ना वो स्पॉइल हो, क्योंकि उससे भी आपको नुकसान होगा। वही नुकसान आपकी फिर कॉस्ट को इंक्रीज़ कर रहा होगा। साथ ही साथ क्या आप जस्ट इन टाइम के मॉडल को यूज़ करते हैं? इसमें क्या होता है कि आपके पास जो इन्वेंट्री आप लेते हैं वो नीड बेस्ड होती है, यानी जितनी जब नीड होगी आप उतनी इन्वेंट्री ऑर्डर करेंगे और उतनी इन्वेंट्री को स्टोर करेंगे। तो इससे होगा ये कि आपके पास जो वेयर हाउस का फ्लोर एरिया है वो भी बहुत कम रिक्वायरमेंट हो जाएगी, ज़्यादा बड़ा वेयर हाउस कैरी करने की भी नीड नहीं होगी, तो एक ये कॉस्ट बच जाएगी। साथ ही साथ आपके जो ओवरहेड्स वगैरह हैं वो भी कम हो जाएंगे, क्योंकि हैंडलिंग इतनी ज़्यादा नहीं करनी पड़ेगी, जितनी इन्वेंट्री चाहिए वो आएगी और डायरेक्ट वो प्रोडक्शन के लिए जा रही होगी। इसके अलावा आप स्टॉक लेवल्स को किस तरह से ट्रैक करते हैं ताकि आप सही टाइम पे ऑर्डर कर सकें न्यू मटेरियल्स की और आपकी प्रोडक्शन डिस्टर्ब ना हो, स्टॉक आउट्स ना हो। और आप क्या कर सकते हैं, आप अपने जो वेयर हाउस के अंदर जो स्टोर करते हैं उस मटेरियल को किस तरह से, किस लोकेशन में, किस पैटर्न में स्टोर करते हैं ताकि जब आपको उसको रिट्रीव करना हो प्रोडक्शन फ्लोर पे लाने के लिए तो आप उसको क्विकली और आसानी से विदाउट डैमेजिंग अदर मटेरियल उसको प्रोडक्शन फ्लोर पे ला सकें। तो जो तमाम सारी चीज़ें थी ये इनबाउंड लॉजिस्टिक में आती हैं। अब अगर हमें ये समझ आएगा तो हमारे सिनेरियो के अंदर ये इस तरह की कोई एक्टिविटीज़ होंगी तो उसको हम पिक करके अपने सिनेरियो में इनबाउंड लॉजिस्टिक की हेडिंग में लिख पाएंगे। नेक्स्ट हम आते हैं अगली प्राइमरी एक्टिविटी की तरफ, दैट इज़ ऑपरेशन। ऑपरेशंस बहुत सिंपल सी बात है, जल्दी से इसको समझ के आगे बढ़ते हैं। वो सारे एक्टिविटीज़, वो सारे प्रोसेस, मेथड्स जिसके थ्रू आप इनपुट को फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं। अब इसके अंदर आप देखें कि आपके पास प्रोसेसेस कितने ज़्यादा ऑटोमेटेड हैं। आपकी प्रोडक्शन लाइन के ऊपर अगर रोबोट्स यूज़ हो रहे हैं तो इससे होगा कि आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी, आपकी वेस्टेज कम हो जाएगी, डिफ़ॉल्ट के चांसेस कम होंगे
और प्रोसेस स्पीड अप हो जाएगा, लेबर कॉस्ट बच जाएगी। साथ ही साथ अगर आपके स्किल्ड लेबर हैं तो स्किल्ड लेबर की वजह से आपकी क्वालिटी इंक्रीज होगी। तो ये तमाम चीज़ें आपके प्रोसेस के अंदर, ऑपरेशन के अंदर आती है। क्वालिटी कंट्रोल चेक लगाए हुए हैं जिसकी वजह से क्या होगा, आपकी क्वालिटी एक तो इन्हांस होगी, डिफेक्टेड पीस कम होंगे, कोई एरर्स के चांसेस कम होंगी। और दूसरा देखें, दो चीज़ें, एक तो ये है कि इंटरनल कोई स्पॉइलेज हुआ, कोई डिफेक्ट आया, आपने आइडेंटिफाई किया, उसको रेक्टिफाई कर लिया, एक तो रेक्टिफिकेशन कॉस्ट होगी। जब आप क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट लगाएंगे, चेक्स लगाएंगे, तो ये जो रीवर्क की कॉस्ट है एक तो ये कम हो जाएगी। और साथ ही साथ सबसे बड़ी बदनामी और सबसे ज़्यादा जो दुख पहुंचाती है ना, वो क्या चीज़ होती है कि डिफेक्ट था, आपको नहीं पता लगा और वो कस्टमर के पास चला गया। सर ये वाली जो चीज़ है ना, ये बहुत ज़्यादा तकलीफ़ और दुख पहुंचाती है। तो जब आप क्वालिटी चेक्स लगाते हैं तो ये वाली एक वैल्यू ऐड होती है कि आपके प्रोडक्ट के अंदर कोई डिफेक्ट्स नहीं आते हैं, अगर आते भी हैं तो आप उसको इंटरनली आइडेंटिफाई करके रिवर्क कर लेते हैं। क्या आप बैच प्रोसेसिंग करते हैं, आपका प्रोडक्ट कुछ इस नेचर का है, कस्टमाइज नहीं है कि आप बैच प्रोसेसिंग कर सकते हैं, तो इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल आ सकती हैं, आपकी जो पर यूनिट कॉस्ट है, ओवरहेड्स हैं, वो डिवाइड हो जाएंगे और कॉस्ट पर यूनिट कम हो जाएगी। तो ये तमाम चीज़ें ऑपरेशन के अंदर फॉल करती है। उसके बाद जो हमारी प्राइमरी एक्टिविटी, तीसरी प्राइमरी एक्टिविटी है, वो है आउटबाउंड लॉजिस्टिक। आउटबाउंड लॉजिस्टिक के अंदर वो तमाम एक्टिविटीज़ आती है जिस तरह इनबाउंड में थी, सप्लायर से लाकर अपने पास स्टोर करना, हैंडल करना। आउटबाउंड में होगी कि अपने पास एक तो फिनिश गुड्स को स्टोर करना। देखिए बात कर रहा हूँ, पिछली बार जो इनबाउंड था उसमें रॉ मटेरियल था, यहाँ पर फिनिश गुड्स है जो ऑपरेशन के बाद आया है, तो चेन बन रही है। अब ये फिनिश गुड्स को आप किस तरह स्टोर करते हैं और उसको कस्टमर तक किस तरह डिलीवर करते हैं और कस्टमर ऑर्डर किस तरह प्लेस करता है, ये तमाम एक्टिविटीज़ आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स में आती हैं। मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। हमारे पास हेलियन पाकिस्तान GSK जो पहले हुआ करता था, उसका जो वेयर हाउस है, प्रोडक्शन फैसिलिटी है, वो है जाम शोरूम में। अब जाम शोरूम में उसके ऑपरेशंस हैं, वहाँ पर जब फिनिश गुड्स बनता है तो फिनिश गुड्स जो है वो पूरे मुल्क में डिस्ट्रीब्यूट करना है, उसके कस्टमर तो पूरे मुल्क में डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं। तो अब वो जाम शोरूम फैक्ट्री से जो फिनिश गुड्स है उसको ऐसा नहीं करेगा कि वो अगर इस्लामाबाद पहुंचाना है तो जाम शोरूम फैक्ट्री से जा रहा है, तो टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा। अब वो क्या करेगा, अपने वेयर हाउसेस को स्ट्रेटेजिकली पूरे कंट्री के अंदर इस तरह से स्प्रेड करेगा कि जब जहाँ के कस्टमर को नीड होगी वो नियरेस्ट वेयर हाउस से उसको सप्लाई प्रोवाइड कर रहा होगा। तो ये चीज़ भी आपके आउटबाउंड लॉजिस्टिक में आता है कि आप अपने वेयर हाउसेस को जियोग्राफिकली किस तरह स्प्रेड करते हैं ताकि आप एफिशिएंटली और क्विकली कस्टमर की नीड को पूरा कर सकें। साथ ही साथ ऑर्डर प्लेसमेंट किस तरह से होती है, क्या आप अपने प्रोडक्ट को रिटेल शॉप्स पे मार्केट कर रहे हैं, ऑनलाइन वेबसाइट के थ्रू मार्केट कर रहे हैं, कोई ईमेल के थ्रू ऑर्डर करता है कस्टमर, कॉल पे ऑर्डर करता है, सही है। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो कि आउटबाउंड लॉजिस्टिक में आ रही होती है। आप कितना आसानी से कस्टमर की पहुंच में अपने प्रोडक्ट को लेकर आ रहे हैं, डिलीवरी आप प्रोवाइड कर रहे हैं या कस्टमर लेकर आता है, दीज ऑल आर द थिंग्स विच फॉल अंडर दी आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स। तो बस आपको ये समझना है कि कौन कौन सी चीज़ कौन से स्टेज में फॉल करती है। बहुत आसान क्वेश्चन आता है, सिनेरियो से चीज़ें पिक करनी है। जब आपको पता होगा कौन सा स्टेज किस एरिया से डील करता है, आप उसके अंदर चीज़ों को फिट करते जाएंगे। अगली जो प्राइमरी एक्टिविटी है दैट इज़ मार्केटिंग एंड सेल्स। सर जैसा इसका नाम है ना, उसमें वही सारी चीज़ें आती हैं, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। हर वो एक्टिविटी जो आप करते हैं अपने कस्टमर को इन्फॉर्म करने के लिए कि आपका प्रोडक्ट या आपकी सर्विस अवेलेबल है फॉर सेल, तो वो सारी एक्टिविटीज़ इस स्टेज के अंदर फॉल करती है। आप एडवर्टाइजमेंट करते हैं, आप प्रमोशन कर रहे होते हैं, आप कोई इवेंट के थ्रू एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं। लेट्स से मैं बात करूं PSL की या IPL की, तो वहाँ पर डिफरेंट कंपनीज़ फ्रेंचाइजीज़ को पेमेंट करती है कि आप हमारे लोगोज़ या हमारी ब्रांडिंग करें अपनी जर्सीज़ के ऊपर, अपने प्लेयर्स की हेलमेट्स के ऊपर वगैरह के ऊपर। तो किसी इवेंट के थ्रू आप मार्केटिंग कर रहे हैं। आप ईमेल के थ्रू कस्टमर को इन्फॉर्म करते हैं कि आप के क्या क्या ऑफ़र्स हैं, प्रोडक्ट कौन सा है, प्रोडक्ट की क्या फैसिलिटीज़ हैं, क्या फ़ीचर्स हैं, उसकी क्या प्राइसेस हैं। सोशल मीडिया के थ्रू आप मार्केटिंग कर रहे होते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपकी मार्केटिंग एंड सेल्स के अंदर फॉल करती हैं। लास्ट हमारे पास जो प्राइमरी एक्टिविटी आती है दैट इज़ आफ्टर सेल्स सर्विसेज। ये वो तमाम एक्टिविटीज़ है जहाँ पर आपकी सेल्स एग्जीक्यूट हो गई, कस्टमर ने प्रोडक्ट या सर्विस खरीद ली। अब उसके बाद क्या होता है, उसके बाद आप कोई इंस्टॉलेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, वारंटीज़, गारंटीज़, रिपेयर एंड मेंटेनेंस या कस्टमर सपोर्ट सिस्टम के कहीं पे कस्टमर को कोई कन्फ्यूजन है, कोई चीज़ इस्तेमाल करना नहीं आ रही है, आप उसको गाइड करते हैं। तमाम चीज़ें आफ्टर सेल्स की होती हैं, वो इस स्टेज के अंदर आती हैं। जितनी अच्छी आप आफ्टर सेल्स सर्विस प्रोवाइड करेंगे उतनी ज़्यादा आपके प्रोडक्ट की वैल्यू क्रिएट होगी और उसके बदले में आप कस्टमर से हायर प्राइसेस चार्ज कर सकते हैं। तो अगर हमें
प्राइमरी एक्टिविटीज़ समझ आई है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं सेकेंडरी एक्टिविटीज़ की तरफ, यानी सपोर्टिव एक्टिविटीज़ की तरफ। तो सपोर्टिव एक्टिविटीज़ के अंदर सबसे पहले हमारे पास आता है प्रोक्योरमेंट। प्रोक्योरमेंट का मतलब होता है कि किस तरह आप अपने जो ज़रूरियात की चीज़ें हैं एक कंपनी की, वो आप ख़रीदते हैं। देखें, इसके अंदर मैंने ज़रूरियात की चीज़ कहा, मैंने इनपुट नहीं कहा, मैंने मटेरियल नहीं कहा, इसमें हर एक चीज़ आ जाती है। आप अगर एक कंपनी है तो उसकी प्रोडक्शन फैसिलिटी होगी, प्रोडक्शन फैसिलिटी के अंदर प्लांट एंड मशीनरी होगा, वो आप किस तरह ख़रीदते हैं, आप सिस्टम्स किस तरह ख़रीदते हैं, कोई न्यू टेक्नोलॉजी है, वो तमाम चीज़ें, और साथ साथ रॉ मटेरियल और इनपुट की भी चीज़ें आ जाती हैं। इसके अंदर डिपेंड करता है कि बड़ी बड़ी जो कंपनीज़ होती है वहाँ पर बाकायदा प्रोक्योरमेंट या परचेज डिपार्टमेंट होता है जो स्पेशलाइज्ड इन्हीं चीज़ों के लिए होता है। वहाँ पे स्पेशलाइज्ड लोग होते हैं जिनके पास परचेजिंग स्किल्स होती हैं कि वो किस तरह से नेगोशिएट करें और सैम्पल्स को टेस्ट करें और लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट बनाएं अपने सप्लायर्स के साथ ताकि कंपनी को फ़ायदा हो सके। नेक्स्ट हमारे पास है टेक्नोलॉजी। अब देखें, टेक्नोलॉजी भी इसी तरह, टेक्नोलॉजी किसी एक एक्टिविटी के साथ या किसी एक स्टेज के साथ एसोसिएटेड नहीं है। अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर टेक्नोलॉजी को आप किस तरह यूज़ करते हैं, आपके पास आईटी सिस्टम ज़्यादा है, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और ऑटोमेशन ऑफ प्रोसेसेस ये लेटेस्ट हैं, तो ये हर स्टेज को कंट्रीब्यूट करेंगे और हर स्टेज के अंदर वैल्यू ऐड करने में और ज़्यादा कंट्रीब्यूशन कर रहे होंगे, आसानी पैदा कर रहे होंगे। तो ये जो तमाम टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट्स हैं वो आपकी सपोर्ट एक्टिविटी के अंदर आते हैं टेक्नोलॉजी की हेडिंग में। नेक्स्ट है हमारे पास ह्यूमन रिसोर्सेज। ह्यूमन रिसोर्सेज में से सिंपली आपकी वर्क फोर्स आ जाती है। वर्क फोर्स की स्टार्टिंग कहाँ से होती है? हायरिंग के बाद उनकी डेवलपमेंट, उनकी ट्रेनिंग, उनकी रेम्यूनरेशन, आप उनको किस तरह रिवॉर्ड देते हैं, उनकी स्किल सेट को किस तरह इम्प्रूव करते हैं और फिर उनको किस तरह फायर करते हैं, ये तमाम चीज़ें आपके ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में आ जाती हैं। जितनी ज़्यादा अच्छी आपकी ह्यूमन रिसोर्स होगी, आपकी वर्क फोर्स होगी, उतनी ज़्यादा वो हर एक स्टेज के अंदर कंट्रीब्यूट कर पाएगी ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू ऐड कर पाएँ। नेक्स्ट हमारे पास आता है फर्म्स इंफ्रास्ट्रक्चर। फर्म्स इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर बेसिकली हम देखते हैं कि एक जो फर्म है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो कितनी ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड है, यानी उसके कितने ज़्यादा अच्छे डिपार्टमेंट बने हुए हैं, उसके SOPs हैं, और वो डिपार्टमेंट्स इन प्राइमरी एक्टिविटीज़ को, यानी कि इनबाउंड, ऑपरेशन, आउटबाउंड, मार्केटिंग एंड देन आफ्टर सेल्स, इनको किस तरह से फैसिलिटेट करते हैं। क्योंकि देखें, किसी भी कंपनी के अंदर सिर्फ ये 5 स्टेजेस तो नहीं होते, उसके अलावा और भी एरियाज़ होते हैं। आपका फाइनेंस होता है, आपके पास लीगल की चीज़ें होती हैं, क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट होता है। तो ये जो डिपार्टमेंट्स होते हैं ये तो हमने प्राइमरी एक्टिविटीज़ में पढ़े ही नहीं। क्या ये एग्जिस्ट नहीं करते हैं? नहीं, बिल्कुल एग्जिस्ट करते हैं, मगर इन सब को पोर्टर साहब ने एक फर्म इंफ्रास्ट्रक्चर के हेडिंग के अंदर कंबाइन कर दिया। कहा कि ये प्राइमरी एरियाज़ थे जहाँ से प्रोडक्ट के अंदर या सर्विस के अंदर आप वैल्यू ऐड करते हैं, और जो बाकी एरियाज़ होते हैं वो आपको इनडायरेक्टली सपोर्ट कर रहे होते हैं कि आप अच्छे तरीके से उन स्टेजेस के थ्रू प्रोडक्ट में वैल्यू या बेनिफिट्स ऐड कर पाएँ। साथ ही साथ इसके अंदर गवर्नेंस की चीज़ें भी आ जाती हैं कि आपका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर किस तरह से गवर्न कर रहा है चीज़ों को, आपकी ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर क्या है, क्या फंक्शनल स्ट्रक्चर है, मैट्रिक्स स्ट्रक्चर है, ठीक है, या डिविजनल स्ट्रक्चर है, और वो आपके जो फंक्शंस हैं जो कि ऑपरेशन प्राइमरी एक्टिविटीज़ है उसके साथ कितना अलाइन है और उसको कितना सपोर्ट करता है। तो ये सारी चीज़ें थी, एक बार रिवाइज करते हैं। पोर्टर की वैल्यू चेन में उसने कहा कि आपके पास 2 तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं। प्राइमरी एक्टिविटीज़ जो कि स्पेसिफिकली किसी एक स्टेज से रिलेटेड होती हैं और वो प्रोडक्ट के अंदर डायरेक्टली वैल्यू ऐड कर रहे होते हैं। उसके अंदर हमारे पास आता है इनबाउंड लॉजिस्टिक, हमारे पास आते हैं ऑपरेशन, देन आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स, मार्केटिंग एंड सेल्स, और उसके बाद एंड में आता है आफ्टर सेल्स सर्विस। और साथ ही साथ हमारे पास 4 तरह की सपोर्ट एक्टिविटीज़ होती है जो कि इन तमाम प्राइमरी एक्टिविटीज़ को सपोर्ट कर रही होती हैं। सबसे पहले प्रोक्योरमेंट, उसके बाद टेक्नोलॉजी, देन वी हैव ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, एंड एट द एंड वी हैव फर्म इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये था पोर्टर चेन एनालिसिस, जिस तरह से पोर्टर ने कहा कि आप एक ऑर्गेनाइजेशन की वैल्यू चेन को देखते हैं और समझते हैं कि कौन से एरियाज़ हैं जिसके थ्रू इस वक्त करंटली ऑर्गेनाइजेशन वैल्यू ऐड कर रही है और उसमें क्या इम्प्रूवमेंट हो सकती है, और कौन से ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ से हम वैल्यू ऐड नहीं कर रहे हैं, तो वहाँ से हमें वैल्यू ऐड करना शुरू करना चाहिए ताकि हम कस्टमर से पैसे निकलवा सकें, अपने राइवल्स को बीट कर सकें, और इन शॉर्ट हम कॉम्पिटिटिव एडवांटेज अटेन कर सकें। तो आई होप कि मैं आपको अच्छे से समझा पाया होऊंगा। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, टिल देन, अल्लाह हाफिज़।